2008 में जो झटका अमेरिका को वित्तीय संकट के रूप में लगा, उसने ये तो बता दिया कि अब उस विश्व व्यवस्था का ढांचा दरकने लगा है जो 1945 के बाद बड़े ही रणनीतिक ढंग से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और उसके सहयोगियों ने निर्मित किया था। इसका परिणाम अगर आप देखें धीरे धीरे तो आपको कई रूपों में दिखेगा। एक, जो ब्रिटेन वुड्स ढांचे को खड़ा किया गया और जिसको WTO सहित तमाम ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस ने डेराइव किया और उसे इम्यूनिटी प्रदान की, लेकिन अब वो इम्यूनिटाइज नहीं रह गया था क्योंकि EU की दीवारें जो थी वो दरकने लग रही थी। नाटो की अहमियत पे सवाल खड़े होने लगे थे। नाटो के सदस्य देश अधिकारवादी रवैये को प्रकट करने लगे थे। पर हुआ क्या? हुआ ये कि उसी दौर में एक और घटना आई अरब स्प्रिंग के रूप में, जिसने मध्य पूर्व के तमाम देशों के अंदर ऐसी उथल पुथल मचाई, और वो उथल पुथल उस व्यवस्था के खिलाफ थी जो कभी अमेरिकी नियंत्रण में या अमेरिकी निर्देशन में सुस्थापित की गई थी। बहरहाल इस पूरे के पूरे वातावरण ने ये बता दिया था कि अब एक नई व्यवस्था की आवश्यकता है, और वो नई व्यवस्था किसके नेतृत्व में आएगी, कौन नैरेटिव तैयार करेगा। तो अब तक के जो अध्ययन हैं उनमें बताते हैं कि 20वीं सदी के जिस दशक में हम हैं, यानी एक एपिडेमिक जो महामारी जिसको हम कह रहे हैं कोरोना का दौर है, और उस कोरोना के दौर तक आते आते 3 बातें उभर कर आ गई थी। नंबर 1, अब पुराना आर्थिक भूगोल प्रासंगिक नहीं रहा। नई शक्तियां जन्म ले चुकी हैं और इतिहास बदल रहा है। ये बदलना तो बहुत पहले से शुरू हो गया था, लेकिन सवाल ये उठता था कि इसे बदलेगा कौन। अमेरिका कमज़ोर हो रहा है और उसका कमज़ोर होना ही कहीं न कहीं से उसके नेतृत्व को इरिटेटिंग मोड में प्रकट करता है। भले ही अपने देश के लोगों से कहें कि हम स्वर्ण युग में ले जाएंगे, लेकिन उसकी क्षमता को वो भली भांति जानते हैं। इसलिए स्वर्ण युग की परिकल्पना का साकार होना असंभव है। असली लड़ाई तो उसके अस्तित्व को बचाए रखने की है, और एशियाई ताकत के रूप में चीन उन्हें बड़ी चुनौती दे रहा है। तो वो चाहे फिर ट्रेड वार हो, चाहे वो वुहान वायरस हो, चाइनीज वायरस हो, आप जो भी नाम दे लीजिए, ये टकरावों के परिप्रेक्ष्य बदलेंगे, लेकिन टकराव का जो तरीका है वो एक ही है, उद्देश्य है वो एक ही है, और स्थान वाशिंगटन और बीजिंग ही होंगे। तो अब क्या ये मान लिया जाए कि जिसकी परिकल्पना 2008 में की गई थी, या उससे पहले भी कुछ चिंतकों के पास चले जाएं कि अगली सदी एशिया की होगी? तो क्या महामारी के बाद की दुनिया एशियाई सदी में सिमटेगी या अफ्रो एशियाई सदी में? और अगर अफ्रो एशियाई सदी में सिमटनी है तो क्या इस समय ऐसा कोई नेता है जो उस परसेप्शन को बिल्डअप कर सके कि अब अफ्रो एशियन कॉन्टिनेंट्स या परिक्षेत्र जो इतिहास के संपूर्ण युगों में पश्चिमी शक्तियों द्वारा शोषित हुए, उन्हें डिवाइड रखा गया, उनमें कन्फ्लिक्ट्स पैदा किए गए, उन पे वाइट मैन्स बर्डन्स का जो कृत्रिम सिद्धांत था वो थोप करके उन्हें सब ह्यूमन क्रिएचर की कैटेगरी में खड़ा किया गया। क्या वाकई में अब वो एक नए विज्ञान को, एक नए विचार को, एक नए आदर्श को, एक नई व्यवस्था को, एक नई सोच को, एक नई संज्ञाप्रद विशेषता वाली अवधारणा को सामने लेकर आएंगे और विश्व के सामने प्रस्तुत कर उस पर एक सर्वसम्मति बनाने में सफल हो जाएंगे कि वही विश्व को एक ऐसा मॉडल दे सकते हैं जो विश्व शांति, विश्व की प्रगति का प्रणेता भी हो, आधार भी हो और नेता भी। आज की स्थिति में आप ये तो मान लीजिए कि चीन ने महामारी को जिस प्रकार से हैंडल किया वो पूरे विश्व की राजनीतिक आलोचना का शिकार है, और आज ये दिन पर कम से कम विश्व उस पर विश्वास नहीं कर रहा। इसलिए लीडरशिप की उसकी ना ही नैतिक दावेदारी है और ना ही मौलिक। दूसरा ये कि आज वो दुनिया का ऐसा देश है जिसकी निर्भरता सप्लाई चेन पर है। उसने विश्व को कुछ ऐसा नहीं दिया, न ज्ञान दिया, न शिक्षा दी, न नैतिकता दिया, कुछ नहीं।
उत्पादन के वो भंडार दिए जो पूरे विश्व में वेयर हाउसेज के रूप में भरे पड़े हैं, और उनका तिरस्कार कमो बेस पूरा विश्व का। इसलिए इन दोनों आधारों पर तो उनकी लीडरशिप बनती है। अब रही बात भारत के पास नेतृत्व है, भारत के पास बुनियादी सिद्धांत हैं, भारत के पास आदर्श हैं, लेकिन क्या वास्तव में आज के विश्व को जो चाहिए वो भारत परिकल्पित रूप में नहीं, आधारभूत रूप में प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाएगा? यदि हाँ, तो भविष्य की बागडोर भारत के पास होगी, और यदि नहीं तो फिर होना ही सबसे उचित अभिव्यक्ति है। अनुरोध है कि आप भी विचार करें, तय करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।